आप सभी का अक्षय एवं क्लासेस में स्वागत है। अब आशा करता हूं कि आज तक जितने भी आपको वीडियो गए होंगे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज हम लोग अपने जो क्रिया विधि होती है या जो आगे का प्रोसेस है वो हम लोग देखेंगे। और जैसे हमारा लेक्चर चलते जा रहा था उसी की तरह अब आगे का टॉपिक भी चलेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है सर, वो एक बार ध्यान से देख लेंगे। क्या है? स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश, ये 3 टॉपिक है। तो 3 टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक या सब टॉपिक्स आएंगे, तो उनका अध्ययन हम लोग क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। और आपको ये जो क्रमबद्ध तरीका है वो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कंप्लेन करिए या कमेंट करिए, ठीक है? ताकि हो सके तो मेरे अंदर मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। अब पहला है सर स्त्री केसर। देखिए, जब वर्ड आता है स्त्री, स्त्री मतलब होता है कि महिलाएं, ठीक है? मतलब जो भी कंपोनेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा? स्त्री पर। तो स्त्री केसर क्या है? ये मादा जनन अंग होते हैं। कौन जनन अंग होते हैं? मादा के जनन अंग के अव्यय हैं, यानी कि अव्यय मतलब होता है सर घटक। मादा जनन अंग के क्या है? अव्यय हैं, यानी कि घटक हैं। तो जो ये अव्यय है वो अव्यय से हमें क्या पता चलेगा? अव्यय से हमें ये पता चलेगा कि आखिर उस स्त्री केसर में क्या क्या मौजूद है और क्या क्या मौजूद नहीं है। अब हम लोग इसी को आगे की ओर देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो भी पढ़ाई हो, ठीक है, वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप कंप्लेन करिए सर, क्योंकि जब तक आप कंप्लेन नहीं करिएगा तब तक कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं। तो अब देखिए, जायांग, जायांग क्या होता है सर? मैंने पहले ही बताया है कि जाया मतलब होता है भार्या या स्त्री, ठीक है, या अर्धांगिनी या धर्मपत्नी। तो जाया के अंग मतलब यानी कि पत्नी के अंग। तो जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जायांग ये दर्शाते हैं कि पुष्प में जो स्त्री के जो जनन अंग है वो क्या है? जायांग है। जायांग एक का अंडपी, एक अंडपी कहने का मतलब है कि एक स्त्री के सर। बहुअंडपी मतलब होता है कि एक से ज्यादा स्त्री केसर, या आपस में अगर सब क्या होंगे? आपस में अगर स्त्री केसर क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे। आपस में अगर ज्वाइंट होंगे तो उसको बोलेंगे युक्तांडपी, और यदि वो स्वतंत्र रहने की कोशिश करेंगे तो उसको बोलेंगे व्युक्तांडपी। देखिए सर, समझ में आना चाहिए। युक्तांडपी कहने का मतलब है कि अंडप जो होंगे युक्त होंगे, मतलब ज्वाइंट होंगे। तो जब ज्वाइंट होंगे तो उसको युक्तांडपी बोलेंगे, और जब विलक्त होंगे या अलग होंगे, एक वर्ड आता है विलक्त होना। तो विलक्त होना मतलब क्या होता है सर? अलग होना। विलक्त मतलब होता है क्या? अलग होना। विलक्त होना मतलब क्या होता है सर? अलग होना। अब इसी में हम लोग आगे देख रहे हैं सर, अगला है आपका, इसी में स्त्री केसर में ही है। थोड़ा सा क्या है ना सर कि देखिए, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक समझते चलेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर को समझने में। और जैसे ही सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी बुक को कवरिंग करने की कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी बुक आपके पास अगर है तो एनसीईआरटी का सीरीज वो अलग चलेगा, ठीक है? इस बोर्ड पे तो संभव नहीं है, देखते हैं। अगर होगा तो आगे की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तब तक ये समझिए टॉपिक। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो घर पे जाके देखिए कि कौन कौन टॉपिक पढ़ाई हो रहा है, कौन कौन टॉपिक पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो अब क्या है, नोट में पहला है सर कि स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। क्या क्या? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 भाग होते हैं, ठीक है? तो ये 3 भाग जब होंगे तो स्त्री केसर में कितने भाग होंगे? 3। कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, वर्तिकाग्र क्या होते हैं? परागकण अवतरण मंच का काम करते हैं। मतलब ऐसे समझिए सर, आपको अवतरण मंच समझ में नहीं आ रहा होगा तो ध्यान से सुनिएगा। परागकण अवतरण मंच से तात्पर्य ये है कि पराग कण जहां से उद्भिद होते हैं, जहां से पराग कण का विकास होता है, उसी को क्या बोलते हैं? परागकण अवतरण मंच। परागकण क्या बोलते हैं? अवतरण मंच, ठीक है? वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला भाग होता है। दीर्घीकृत मतलब होता है बड़ा सा, और लेकिन पतला भाग होता है। तो वर्तिका देखिए, दीर्घीकृत मतलब बड़ा है ना, देखिए ध्यान से। वर्तिका क्या है? दीर्घीकृत है, बड़ा है, और पतला भाग है कि नहीं है, और ये द्विपालित है, मतलब इधर भी है इधर भी है। तो देखिए, दीर्घीकृत है, बड़ा है, और एक ऐसा भाग है पतला भाग है।
स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ जो भाग होता है, मतलब स्त्री केसर के जहां से विकसित होते हैं, तो जो उभरा यानी फूला हुआ जो भाग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। तो ध्यान से देखिएगा सर, फूला हुआ भाग है कि नहीं है, आप ही देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, न ना किम ना किंत न परयन्नम। कहने का मतलब क्या है कि जब जो चीज सामने दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए सर यहां से अगर आप देखिएगा इस जगह पर, ये देखिए फूला हुआ भाग है, चूंकि ये फूला हुआ भाग है इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, स्त्री के शेयर के आधार पर उभरा हुआ भाग क्या होता है, या फूला हुआ भाग अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा होती है। अंडाशय की क्या होती है कि गर्भाशय गुहा होते हैं, जहां से गर्भ का उद्भव होता है या गर्भ विकसित होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, गर्भाशय गुहा। अब ध्यान से देखिएगा, गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा स्थित होती है। अपरा यानी कि प्लासेंटा मौजूद होती है, जो नार के रूप में होती है। प्लासेंटा क्या होती है, हमारी मौजूद होती है, जो नार के रूप में मौजूद होती है। अब ये जो प्लासेंटा होता है सर, ठीक है, प्लासेंटा क्या है इसका हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वो हम लोग आगे की ओर अग्रसित होते चले जाएंगे। तो अब हम लोग पहले फिगर समझ लेते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, तो वर्तिका कोई पूछेगा कितने होते हैं सर, 5। ये जो मोटा ये पतला वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिका, जो फूला हुआ भाग है उसको बोलते हैं अंडाशय, और ये तीनों जिस पर स्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुष्पासन। पुष्प का आसन मतलब पुष्प का उद्भिद जिस स्थान से होता है, या पुष्प जिस स्थान से डेवलपमेंट करते हैं या डेवलप्ड होते हैं, तो उस जगह को पुष्पासन कहा जाता है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका प्रोत्साहन ही मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर आप साथ देंगे तो हम लोग आगे की ओर अग्रसित होंगे, और मेरे अंदर भी ये जागेगा कि मुझे पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।